जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं ऐसा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। बीकानेर का इतिहास हमारा चल रहा था और जो कल्याण वाले वहां तक हमने चर्चा कर ली थी। अब हम उसके आगे के जो चर्चा है उस पर चर्चा करते हैं। आगे के जो राजा है उस पर चर्चा करते हैं। तो अब हेडिंग डाल दो राय सिंह राठौर। हेडिंग डाल लो राय सिंह राठौड़। तो राय सिंह जो राठौड़ है उस राय सिंह राठौड़ की चर्चा करेंगे हम। जो 1600 सॉरी 1574 से 1612 तक, कहाँ तक, 1574 से 1612 ईस्वी तक क्या रहेगा, राजा रहेगा। समझ लो दोस्तों, जो रायसिंह है उस रायसिंह के शासन काल के अंदर हम दो तरह की घटनाएं पढ़ेंगे। एक तो रायसिंह का राजा बनने से पूर्व की घटनाएं और एक रायसिंह के राजा बनने के बाद की घटनाएं। तो रायसिंह के राजा बनने से पूर्व की घटनाओं की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो ये कि जो 1570 है, 1570 के अंदर जब कल्याणमल है अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और अपने जो पुत्र है राय सिंह और पृथ्वीराज सिंह दोनों को क्या कर देता है, अकबर की सेवा में भेज देता है दिल्ली के अंदर। तो कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा कि 1570 में राय सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है। कब कर ली है, नागौर दरबार के अंदर। फिर यही से हमने बात की थी जब मैंने आपको मारवाड़ का इतिहास पढ़ाया था। उस वक्त मैंने ये बताया था कि इस वक्त क्या होता है, जो चंद्रसेन है चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए आता है, कहाँ पर, नागौर दरबार में आता है। परंतु अकबर की अधीनता स्वीकार करे बिना ही वो वापस चला जाता है और अकबर इससे नाराज हो जाता है। जैसे ही जो राव चंद्रसेन है वो भाद्राजूड़ पहुंचता है तो अकबर राय सिंह को 1572 ईस्वी के अंदर क्या करता है, भाद्राजूड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और राय सिंह राठौड़ भाद्राजूड़ पर आक्रमण करता है और उसका जो आक्रमण है वो आक्रमण सफल हो जाता है और राय सिंह जो है वो भाद्राजूड़ पर अधिकार कर लेता है। परिणाम स्वरूप जो चंद्रसेन है उसको भाद्राजूड़ छोड़ कर जाना पड़ता है। तो 1572 से 1574 के बीच में मैंने बताया था कि अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का किलेदार नियुक्त कर दिया था, जोधपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया था, कुछ भी कह लो। ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे 1573 की आगे की जो चर्चा है 1573 की, क्या होता है दोस्तों, अकबर के समय पर जो मिर्जा थे, गुजरात के अंदर मिर्जाओं का शासन था, वो मिर्जा का विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं और उन मिर्जाओं के द्वारा क्या किया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। तो अकबर कहता है राय सिंह को कि राय सिंह तेरा जो पिछला अभियान था चंद्रसेन के खिलाफ वो सफल रहा था, तो तू एक काम कर, मिर्जाओं जो गुजरात के मिर्जा हैं उनको जाकर उनके विद्रोह को दबा। पर राय सिंह जो है वो इतना ध्यान नहीं देता है इसके ऊपर और जैसे जो चल रहा है उस पर चलने देता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो मिर्जाओं का विद्रोह है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और मिर्जा क्या करते हैं, गुजरात पर तो विद्रोह करते ही है, तो नागौर के अंदर आक्रमण करने के लिए आ जाते हैं। जब राय सिंह को ये पता चलता है कि मिर्जाओं का विद्रोह बढ़ता जा रहा है और वो नागौर पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तब राय सिंह को लगता है कि मेरे से गलती हो गई। अकबर ने मुझे कहा था कि मिर्जाओं की जो विद्रोह उसको दबा दे, पर मैंने ध्यान दिया नहीं और अब ये सीधा मेरी जो टेरिटरी है, मेरा जो क्षेत्र है नागौर, उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। फिर जो राय सिंह है वो जागता है और काठोली का युद्ध लड़ता है नागौर के अंदर और उसके अंदर वो मिर्जाओं को आगे बढ़ने से रोक देता है, मतलब मिर्जाओं को हरा देता है। लेकिन यहाँ पर जो राय सिंह है वो मिर्जाओं का पूर्णतः दमन नहीं कर पाता है, मिर्जा वापस गुजरात चले जाते हैं। तो जो राय सिंह है वो मिर्जा को दमन करने के लिए उनके पीछे पीछे गुजरात तक जाता है और जो मिर्जा में दो मुख्य होते हैं, एक हुसैन मिर्जा, एक हुसैन मिर्जा नाम का व्यक्ति होता है, दो भाई होते ही हैं और गुजरात के अंदर जाकर के उनको विद्रोह को पूर्णतः दबा देता है। चलिए इसकी चर्चा करते हैं, नोट डाउन करते हैं। आप लिखना अब स्टार्ट कर दीजिए। तो राय सिंह राठौर शासक बनने से पूर्व, शासक बनने से पूर्व, ठीक है। तो सबसे पहली घटना हम क्या पढ़ेंगे, पहली जो घटना पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी जो हमने बात की वो क्या बात की, वो बात की 1572 से 74 ईस्वी के अंदर अकबर द्वारा इसको क्या बनाया जाता है,
जोधपुर किले का सूबेदार। जोधपुर का जोधपुर का क्या बनाया? सूबेदार बनाया। ठीक है। तीसरी जो घटना है इससे संबंधित वो यह है कि 1573 ईस्वी के अंदर जो मिर्जाओं का विद्रोह था, उस मिर्जाओं के विद्रोह को क्या कर देता है ये? दमन करता है। क्षेत्र के अंदर काठोली नाम की एक जगह पड़ती है नागौर के अंदर। नागौर के अंदर इसमें किसको हराता है? मिर्जाओं को हराता है। मतलब मिर्जाओं का जो विद्रोह है उसको दबाता है। और इस युद्ध के अंदर एक तरफ कौन है? राय सिंह वर्सेस दो भाई होते हैं मिर्जा। एक होता है हुसैन मिर्जा और एक होता है इब्राहिम मिर्जा। राय सिंह राठौड़ जीत गया, लेकिन यहाँ पे जो मिर्जाओं का विद्रोह पूर्ण तरह से दमन नहीं हो पाता है, तो दोनों के दोनों कहाँ चल जाते हैं? दोनों के दोनों वापस गुजरात चल जाते हैं। लेकिन जो राय सिंह है वो अब चांस लेना नहीं चाहता था। इस कारण से क्या करता है, राय सिंह इनके पीछे पीछे गुजरात जाता है और गुजरात में इनसे और युद्ध करता है और इनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, मिटा देता है, हरा देता है। और इस युद्ध में हुसैन मिर्जा की मृत्यु जाती है। गुजरात के अंदर किसकी मृत्यु जाती है? युद्ध के अंदर हुसैन मिर्जा की। हुसैन मिर्जा की। ठीक है दोस्तों, तो ये घटनाएं थी राय सिंह की शासक बनने से पूर्व की घटनाएं थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके बाद में शासक बनने के बाद की घटनाएं। ठीक है, इसे उतार लो दोस्तों, नोट डाउन कर लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये तो थी राय सिंह राठौड़ के शासक बनने से पूर्व की घटनाएं। अब हम बात करेंगे राय सिंह राठौड़ के शासक बनने के बाद। अब राय सिंह राठौड़ राजा बन चुका है। राजा बनने के बाद सबसे पहले तो इसने एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। उपाधि का क्या नाम था? महाराजा धीराज। ये क्या थी? उपाधि थी। इस उपाधि को धारण किया। क्या किया इसने? उपाधि धारण कर दी, इसका नाम था महाराजा धीराज। ठीक है दोस्तों, अब ये बन चुका है राजा। राजा बनते ही क्या होता है दरअसल कि जो राय सिंह है, ये जो राय सिंह है वो क्या करता है, किसी कारण से बीकानेर में चला जाता है। और उस वक्त जोधपुर का क्या है, शासक भी यही है, सूबेदार भी यही है। तो जो चंद्रसेन है इसके जाने के बाद में क्या करता है, सोजत का है कल्ला राठौड़ और सिवाना का है फत्ता सिसोदिया। इनको अपने पास बुलाता है और बोलता है कि कल्ला और फत्ता तुम एक काम करो, जोधपुर पर आक्रमण करो, क्योंकि अपने को जोधपुर वापस जीतना है। ठीक है, तो एक तरह से योजना बनाई जाती है चंद्रसेन के द्वारा। और चंद्रसेन इन दोनों के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करने का क्या करता है, प्रयास करता है। लेकिन ये जो राय सिंह होता है वो क्या करता है, चंद्रसेन की इस योजना है, इस योजना को कर देता है, असफल कर देता है। क्या कर देता है? असफल कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे उतार लो, आगे की चर्चा करते हैं हम। चंद्रसेन ने चंद्रसेन ने
जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए या फिर जोधपुर जीतने के लिए किस किस को बुलाया? सिवाना का कौन था? पत्ताजी राठौर। और सोजत, सोजत के किसको बुलाया? कल्लाजी राठौर। इन दोनों के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रसेन बीकानेर से तुरंत आ जाता है और जोधपुर पर आक्रमण करने नहीं देता है। कुल मिलाकर बात ये होती है, जो चंद्रसेन का जो प्रयास होता है, इस प्रयास को क्या कर देता है, वो असफल कर देता है। परंतु राय सिंह ने चंद्रसेन के प्रयास को असफल कर दिया। चंद्रसेन ने क्या कर दिया, राय सिंह ने जो सॉरी राय सिंह ने क्या कर दिया, चंद्रसेन का जो प्रयास था इसको क्या कर दिया, असफल कर दिया। अब हम बात करते हैं, जो राय सिंह था वो दो मुगल शासक है, उनके दरबार के जो समकालीन रहता है। किस किस के? दो मुगल शासक होता है ना, दो मुगल शासकों के समकालीन। और ये दो मुगल को कौन होता है? एक तो होता है अकबर और एक होता है जहांगीर। दोनों से ही जो राय सिंह है इनके बहुत अच्छे संबंध होता है। अकबर तो राय सिंह को बहुत ज्यादा विश्वास करता था, राय सिंह के ऊपर। इनफैक्ट अकबर मान सिंह पे जितना भरोसा करता था उतना ही भरोसा किस पे करता था, राय सिंह के ऊपर। ठीक है, इस कारण से अकबर ने राय सिंह को 4,000 की क्या दे रखी थी, मनसबदारी दे रखी थी। ठीक है, और 51 परगने दिए थे। क्या दिए थे? 51 परगने दिए थे। जहांगीर के समय पर राय सिंह का जो विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्या कहते हैं, जो जहांगीर है वो राय सिंह को 5,000 की मनसबदारी देगा। लेकिन बाद में चल करके राय सिंह और जहांगीर के मध्य थोड़े संबंध बिगड़ जाते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कैसे बिगड़ जाते हैं, क्यों बिगड़ जाते हैं। दो मुगल शासक कौन कौन थे? एक का नाम था अकबर और दूसरे का नाम था जहांगीर। अकबर ने राय सिंह को कितने कितने की मनसबदारी दी? 4,000 की मनसबदारी। प्लस में 51 परगने दिए। कितने दिए? 51 परगने के लोग, 51 गाँव के लोग। जहांगीर जो था, उस जहांगीर ने इस मनसबदारी को बढ़ाकर कितने कितने कर दिया, 5,000 कर दिए थे। कितने कर दिए थे? 5,000 कर दिए थे जहांगीर, इस मनसबदारी को बढ़ा करके। ठीक है दोस्तों, 5,000 की मनसबदारी कर दी। ठीक है, अब जहांगीर के समय पर जो राय सिंह है उसकी मनसबदारी कितनी की हो गई? 5,000 की हो गई। अब क्या होता है दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि जब जहांगीर का पुत्र होता है और खुर्रम, खुर्रम क्या विद्रोह कर देता है, पंजाब के अंदर वो जाता है, पंजाब में विद्रोह कर देता है, तो जहांगीर क्या करता है, उसको विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। और जो आगरा है, आगरा किला है जहाँ पे जहांगीर खुद निवास कर रहा था, वो किला क्या करता है, राय सिंह को सौंप के जाता है कि राय सिंह तू इस किले का किलेदार है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो इस किले का ध्यान रखेगा। क्या है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, मेरा खुद का बेटा खुर्रम विद्रोह कर दिया, क्या पता मैं उधर जाऊं उसके विद्रोह को दबाने के लिए, इधर से कोई तीसरा ही गद्दी पर बैठ जाए। और मैं तुझ पे बहुत भरोसा करता हूँ, तो एक काम कर, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता इस किले का तू ध्यान रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर ने कौन से किले की सुरक्षा दी थी राय सिंह को? आगरा के किले की सुरक्षा, सुरक्षा का भार सौंपा। ठीक है दोस्तों, किस कारण सौंपा? खुर्रम के पंजाब विद्रोह के समय। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसे, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं राइसिंग की। हालांकि फिर क्या होता है, लेकिन बाद में सुरक्षा का जो कार्य सौंप के जाता है आगरे का, राइसिंग इस कार्य को सौंप ढंग से करता नहीं है और भाग जाता है, बीकानेर चला जाता है। इस बात से जहांगीर बहुत ज्यादा नाराज रहता है राइसिंग से। और जो राइसिंग है उसका और जहांगीर के मध्य जो संबंध है वो थोड़े से क्या है बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब है राइसिंग में सिरोही का एक शासक है जिसका नाम है देवड़ा सुल्तान। सिरोही का एक शासक होता है जिसका नाम होता है देवड़ा सुल्तान, और सिरोही के पास में जालोर जालोर में एक शासक होता है जिसका नाम है ताज खान। इन दोनों को मुगलों के जिंदा स्वीकार करवाने में सफल हो जाता है। ये भी लिख लो, इसमें सिरोही, सिरोही का कौन है, देवड़ा सुल्तान, देवड़ा सुल्तान। और जालोर एक जगह पड़ती है, आप लोगों को पता होगा, जालोर का होता है ताज खान। इन दोनों को जो अकबर है मुगलों के जिंदा स्वीकार करने के लिए राजी कर लेता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार, मुगलों के जिंदा स्वीकार कर, मुगलों क्या करवाई, मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाई। अब राय सिंह जो है, राय सिंह बहुत दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बहुत ज्यादा दान किया करता था ये। और दानी प्रवृत्ति होने का मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूतानीकरण कहा है। कहाँ का है राजपूतानीकरण, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने से क्या कहा है, राजपूतानीकरण। राजपूतानीकरण का मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा, राजपूतानीकरण कहा। और राजपूतानीकरण क्यों कहा, राजपूतानीकरण इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या करता था, दान किया करता था। इस कारण से क्या कहा गया, राजपूतानीकरण कहा गया। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। राय सिंह ने बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ का किला है, जूनागढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण करवाया था। हम बात करते हैं जूनागढ़ दुर्ग 1589 से 1594 के बीच में। और वो जो किला है उस किले की देखरेख किसने की थी, तो उसका एक प्रधानमंत्री था करमचंद। उसका प्रधानमंत्री क्या नाम था, करमचंद। तो करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ जो किला है बीकानेर में, उसका निर्माण करवाया था किसने, राय सिंह ने करवाया था। और वो जो किला है उस किले का जो द्वार है, उस द्वार पर जयमल और फतह क्या करवाता है, मूर्तियां लगवाता है। याद करो, मैंने आपको बताया था चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा होता है, और तीसरे शाखे के अंदर जयमल फतह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। उनकी वीरता से अकबर इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि वो आगरा के किले में इनकी मूर्तियां लगवाता है। परंतु जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब क्या करता है, उन मूर्तियों को तुड़वा देता है और उन मूर्तियों को नदी में फंसा देता है। लेकिन ये जो राय सिंह है, इसने जूनागढ़ किले में उसकी उनकी क्या करवाई थी, मूर्तियां लगवाई थी। मैंने उसको बताया था, वही चीज यहाँ रिपीट हो रही है। इसने किस क्या करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण। जूनागढ़ दुर्ग का क्या करवाया इसने, निर्माण करवाया बीकानेर में। ठीक है, किसकी देखरेख में करवाया, तो प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में, करमचंद की, करमचंद की देखरेख में। और इस किले की दीवार पर, इसके गेट पर, इसके द्वार पर जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगवाई। जयमल व पत्ते की लगवाई थी, मूर्तियां लगवाई थी। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसे, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अगर पूछ ले कि द्वार का नाम क्या था, द्वार का नाम लिखो सूरज पोल। पूछ ले जाए कौन से पोल पर है, सूरज पोल है उस द्वार का नाम।
सूरज पुल पर क्या लगवा दी, जय माता माता की मूर्तियां लगवा दी, उतार लो। अब आगे बढ़ते हैं। राय सिंह की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की चर्चा करते हैं हम। राय सिंह की रचनाएं। राय सिंह की रचनाएं समझना दोस्तों, कौन कौन से रचनाएं। सबसे पहले जो इसकी रचनाएं हुआ है राय सिंह महोत्सव, क्या नाम है उसका, राय सिंह महोत्सव। दूसरी जो इसकी रचना है उसका नाम है वेदक वंशावली। तीसरी रचना का नाम है ज्योतिष रत्नमाला। जो चौथी ग्रंथ है वो है कि बाल बोधि। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मेवाड़ में दिया जब मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा था कि महाराणा कुंभा की जो रचना है, तो उस रचना में मैंने बताई थी रसिक प्रिया नाम की एक टिक्का थी, जो महाराणा कुंभा ने कौन से ग्रंथ पे लिखी थी, गीत गोविंद जो ग्रंथ है, उस गीत गोविंद ग्रंथ के ऊपर एक टिक्का लिखी थी महाराणा कुंभा ने, जिसका नाम है रसिक प्रिया। तो वो जो गीत गोविंद ग्रंथ है, उसके ऊपर राय सिंह ने भी एक टिक्का लिखी है, उस टिक्का का नाम क्या है, बाल बोधिनी। ठीक है, उतार लो इसको। ठीक है दोस्तों, तो चार ऐसी रचनाएं हैं, चारों रचना उतार लो। फिर हम बात करते हैं आगे की, ये दरबारी विद्वान की बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे तो दरबारी विद्वानों की, दरबारी विद्वान की बात यही कर लेते हैं। दरबारी विद्वान, सबसे पहले जिस दरबारी विद्वान की बात करेंगे उसका नाम है जयसोम। और इस जयसोम ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है, बहुत बड़ा नाम है उसका, और वो नाम क्या है, और वो नाम ये रहेगा विक्रम वंशो कीर्ण कम काव्यम। विक्रम वंशोत कीर्ण कम काव्यम, नाम थोड़ा सा अजीब है, पर जो है वो है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। दोस्तों इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना, विक्रम नहीं है, करमचंद है। करमचंद वंशोत्कीर्ण कम काव्यम रचना का नाम है। और इस रचना के अंदर जयसोम ने राय सिंह को कौन सी उपाधि दी है, राजेंद्र। ये बुक नहीं पूछी जाएगी, पर इसका नाम मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये उपाधि इंपॉर्टेंट है। पूछ रहे थे जयसोम ने कौन सी उपाधि दी है राय सिंह को, तो राजेंद्र की दी है। या फिर जयसोम ने राजेंद्र उपाधि किसको दी है, राय सिंह को दी थी, ये था। दूसरा है इसका दरबारी ग्रंथ का नाम है जयिता। और इस जयिता ने राय प्रशस्ति की रचना की थी। राय प्रशस्ति क्या है, जयिता रचनाकार है। ठीक है दोस्तों, राय सिंह जो थे ना, ये आशु कवि थे। क्या थे ये, आशु कवि थे। मतलब कि आशु कवि वो होते हैं जो तुरंत रचना कर देते हैं, जैसे ही उनको कोई चीज पता चलती है तो क्या कर देते हैं, तुरंत रचना कर देते हैं। और कोई सी भी कहानी बना देते हैं, कहानी के छोटी सी पंक्तियां बना देते हैं।
तो क्या होता है, जब ये अकबर इनको दक्षिण अभियान पे भेजता है और वहां पे जाते हैं तो इनको एक क्या है, एक पौधा दिखता है, फोक का पौधा दिखता है इनको। फोक मुख्यतः बीकानेर में उगता है। तो जब ये दक्षिण भारत में जाते हैं और वहां पे फोक को देख लेते हैं, तो ये उसको देख करके एक दोहा बोलते हैं कि, और दोहा क्या होता है कि तू संदेशी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, अकबर माना ताड़ियों पण तू क्यों आई फोक। समझना इस दोहे का मतलब कि फोक बोल करे तू संदेशी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, तू संदेशी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, अकबर माना ताड़ियों। पर तू क्यों आई फोक। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि जो फोक हुए क्या है, संदेशी रूपड़ा मतलब संदेशी पेड़ है। और मैं परदेसी लोग तो दक्षिण भारत के अंदर ही जा रहे हैं, तो दक्षिण भारत में परदेसी है। इसका जो गांव है वो तो बीकानेर है। और अकबर माना ताड़ी है, भाई मेरे को तो अकबर ने भेजा है यहाँ पे, मैं तो अकबर की वजह से आया हूँ, और तू क्यों आई फोक, तुझे क्या जरूरत थी, तुझे आने की जरूरत थी यहाँ पे। तो क्या चीज है ये कि ये संदेश कौन बोलता है, राय सिंह बोलता है। उतार लो इसको, राय सिंह पूरा हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसे मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का जो इतिहास है वो आगे का इतिहास पढ़ते हैं। राय सिंह पूरा हो चुका है। अब समझना दोस्तों, राय सिंह के दो पुत्र होते हैं। राय सिंह के कितने पुत्र होते हैं, राय सिंह के होते हैं दो पुत्र। एक का नाम होता है दलपत सिंह और एक का नाम होता है सुर सिंह। तो दोस्तों, दलपत सिंह और सिंह दोनों के अंदर क्या होता है, उत्तराधिकार होता है, थोड़ा सा उत्तराधिकारी युद्ध होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। तो जो राय सिंह के क्या होते हैं, जो सामंत होते हैं, जो सभा होती है, राज्य होता है, जो दरबार होता है, उसके जो दरबारी होते हैं वो क्या करते हैं, दलपत सिंह का साइड लेते हैं और दलपत सिंह को क्या बना देते हैं, दलपत सिंह को राजा बना देते हैं। तो जो सहयोगी है, सामंत है, उनके सहयोग से किसको राजा बना दिया जाता है, दलपत सिंह को राजा बना दिया जाता है। तो लिखो, राय सिंह कितने पुत्र थे, राय सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था दलपत सिंह और एक का नाम है सुर सिंह। ठीक है दोस्तों, दलपत सिंह और सुर सिंह। अब क्या होता है, जो राय सिंह के दरबार के सामंत होते हैं, सामंत किसका सहयोग करते हैं, सामंतों के सहयोग से, सामंतों के सहयोग से किसको राजा बना दिया जाता है, दलपत को राजा बना दिया जाता है। दलपत सिंह, दल सिंह। ठीक है दोस्तों, और दलपत सिंह राजा बन गया 1612 से 1613। दोस्तों, राय सिंह राठौर की 1612 में मृत्यु होती है, ये मैं लिखना भूल गया, आप लिख लो इसको। मृत्यु कहाँ होती है, बुरहानपुर में, बुरहानपुर, बुरहानपुर, ठीक है, दक्षिण भारत। अब समझना, तो जो दलपत सिंह है वो राजा बन गया। अब ये जब दिन तक राजा नहीं बनता, ये 1 साल तक राजा बनता है। और कैसे बनता है, जैसे ये राजा बनता है तो क्या होता है, ये जहांगीर के विरोध में कार्य करना शुरू कर देता है। सामंतों के साथ साथ जहांगीर भी इसी का सपोर्ट करता है इसको राजा बनाने के लिए। लेकिन जैसे ये राजा बनता है तो जहांगीर की जो नीतियां है उसके विरोध में कार्य करना स्टार्ट कर देता ही है। क्या करना शुरू कर देता ही है, राजा बनते ही जहांगीर विरोधी कार्य, जहांगीर विरोधी कार्य प्रारंभ कर देता है। जब जहांगीर विरोधी कार्य प्रारंभ कर देता है तो जहांगीर अपनी सेना भेजता है। तो उस वक्त क्या होता है, हनुमानगढ़ के अंदर एक युद्ध लड़ा जाता है, भटनेर का युद्ध।
बटनेर का युद्ध लड़ा जाता है 1613 ईस्वी के अंदर। और इस युद्ध के अंदर जो दलपत सिंह है, वो दलपत सिंह क्या हो जाता है, वो दलपत सिंह मारा जाता है। दलपत सिंह की जो रानियां होती है, 6 रानियां, उन 6 रानियों के साथ क्या हो जाता है, 6 रानियों के साथ बटनेर के युद्ध में जो दलपत सिंह है, ये जहांगीर की सेना से युद्ध लड़ता है और ये उस युद्ध में हार जाता है, वीरगति को प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ की जो 6 रानियां हैं, वो 6 रानियां क्या हो जाती है, सती हो जाती है। देख लो इसके अंदर, युद्ध में मृत्यु। और सती कौन कौन थी, सतत 6 रानियां सती होती है। ठीक है। दलपत सिंह के बाद में जो अगला राजा बनेगा वो कौन बनेगा, सुर सिंह बनेगा। ठीक है दोस्तों। और सुर सिंह 1613 से 1631 तक ये राजा बनेगा। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसे उतार लो, मैं साइड हो जाता हूँ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।